हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गैस एवं जल आपूर्ति भी शामिल है, का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत क्या होते हैं, प्रचलित कीमत क्या होते हैं, इसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति सहित इनकी भागीदारी छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितनी है? इसकी भागीदारी है आपका 30,71,613 लाख रुपए। 30,71,613 लाख रुपए इस विद्युत क्षेत्र, गैस एवं जल आपूर्ति की भागीदारी है छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में 10.16% की भागीदारी है इस विद्युत, गैस और जल आपूर्ति की, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, अभी हम बात करें 2023-24, पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के कंपैरिजन में 8.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखो, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में लगभग हर क्षेत्र से क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो फसल क्षेत्र हो, वानिकी क्षेत्र हो, आपका पशुपालन क्षेत्र हो, खनिज क्षेत्र हो, विद्युत एवं जल आपूर्ति वाले इनकी जीएसडीपी में भागीदारी, इस पोर्शन से क्वेश्चन अभी पूछा जाना बाकी है। तो इसको थोड़ा स्पेशली याद रखना है कि इसकी भागीदारी कितने रुपए में है। 30,71,613 लाख रुपए की भागीदारी है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8.11% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में भागीदारी 10.16% है। अब देखिए, कई बार जो है इनडायरेक्ट जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है कि विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, ये जो है आपका विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसे हम अध्याय 3 और अध्याय 5 में डिस्कस कर चुके हैं। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका विद्युत, गैस और जल आपूर्ति है, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र प्लस उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, इसे याद रखना, ठीक है। प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में है 61.53 लाख आपके उपभोक्ता, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो वो है 61.53 लाख उपभोक्ता, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उसके 15 दिन बाद 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। यहां पे जो वर्ड लिखा है ना, उसको ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। अब यहां पे छत्तीसगढ़ राज्य का जिक्र हो रहा है और उसके स्वयं की यानी कि खुद की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, यह पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ में आपका, अगर एग्जांपल आपको दूं तो बहुत सारे ताप विद्युत संयंत्र है।
एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। कोरबा में जो है आपके बहुत सारे ताप विद्युत संयंत्र मौजूद है। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र मौजूद है। लेकिन इसमें केवल उन्हीं ताप विद्युत संयंत्र या उन्हीं संयंत्रों की बात की जा रही है, विद्युत उत्पादन संयंत्रों की बात की जा रही है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिगृहित है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये केंद्र सरकार के अधिगृहित है, वो छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में काउंट नहीं होगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये केंद्र सरकार के अधिगृहित है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिगृहित नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिगृहित है आपका कोरबा 1, कोरबा 2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, आगे हम देखेंगे। तो ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता के अंतर्गत काउंट की जाती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता सितंबर 2023 तक की स्थिति में था 2978.70 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट। इस डाटा को याद रखना है। इस मंथ के साथ सितंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.70 मेगावाट है। अब देखिए, ये जो आपका 2978.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है, उसमें तापीय क्षमता कितनी है और जलीय क्षमता कितनी है। तापीय क्षमता का मतलब कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म किया जाता है, जिसमें बॉयलर के अंदर पानी भरा होता है। कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म करेंगे तो बॉयलर के अंदर मौजूद जो पानी है वो स्टीम में, भाप में बदलता है और उस भाप को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है, जिससे विद्युत उत्पादित होता है। ठीक है, ये होता है आपका ताप विद्युत संयंत्र, यानी कि कोयले को जला करके विद्युत बनाना। और दूसरा होता है आपका जलीय क्षमता या जल विद्युत संयंत्र। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं और डैम में पानी एक हाई एल्टीट्यूड पे स्टोर किया जाता है और जो आपके जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो जलाशय के अंदर, डैम के अंदर जो जमा पानी है उसे हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड पे छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हमारे प्रदेश में मुख्यतः आपके तापीय संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र है। हमारा छत्तीसगढ़ कोयले का सबसे बड़ा आपका प्रोड्यूसर स्टेट भी है। यहाँ पे कोयले का काफी ज्यादा मात्रा में भंडारण भी है। कोयले को जला करके उससे बॉयलर गर्म करके बॉयलर में मौजूद पानी जो कि भाप में बदलता है, हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये होता है आपका ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र का मतलब क्या होता है, थर्मल। तो छत्तीसगढ़ का तापीय क्षमता है 2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट, 80-40 मेगावाट। और छत्तीसगढ़ का जलीय क्षमता है 138.70 मेगावाट। तो यहां पे तापीय क्षमता लिखा हुआ है, जलीय क्षमता लिखा हुआ है। जो मेरे आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को या वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं, आप पढ़े होंगे, यहां पर हम एक सह उत्पाद भी पढ़ते हैं, सह उत्पाद, भोरमदेव सह उत्पाद, जिससे 6 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसमें आपका गन्ने की पेराई करने के बाद, यानी कि शक्कर कारखाने में गन्ने की पेराई की जाती है, गन्ने का रस निकाल करके जो उसका भूसा बचता है, उस भूसे से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। लेकिन वो अब छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में काउंट नहीं हो रहा है। क्यों? नीचे एक लाइन लिखा, उसको ध्यान समझना। 6 मेगावाट कोजन प्लांट या सह उत्पाद को भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित दिनांक 31/3/2022, ठीक है, 31 मार्च 2022 में निष्पादित अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कंट्रोल से जा चुका है, अब इसे पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है। इसे ऑपरेट कर रहा है कौन? खुद भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, इसीलिए इसे राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में काउंट नहीं किया गया है। तो यहां पे ध्यान देना, 29
2978.70 मेगावाट सितंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। ठीक है, लगातार छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी आ रहा है, क्योंकि देखो आगे आपको मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, एक टेबल दिखाऊंगा। सबसे पहले कोरबा में मौजूद जो ताप विद्युत संयंत्र है, वो ताप विद्युत संयंत्र बंद हुए। ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना को जो है 6 मेगावाट का सह उत्पाद ये ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस कारण से प्रदेश के तापीय विद्युत क्षमता में लगातार कमी आ रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको ईयर वाइज बताऊं, स्वयं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी आ रहा है। 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 24.70 मेगावाट। ये छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी कब? 2019 में। 2020 में यह घट करके हो गया था आपका 24.70 मेगावाट, क्योंकि कोरबा का एक 200 मेगावाट का प्लांट बंद कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। ठीक, फिर 2021-22 में आपका 240 मेगावाट का कोरबा का और एक प्लांट डीकमीशन कर दिया गया, जिसके बाद 2984.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। फिर अभी सितंबर 2023 यानी कि जो आपका 31 मार्च 2022 में आपका 6 मेगावाट और कम कर दिया गया। कौन सा? भोरमदेव शक्कर कारखाना। तो अब हो गया है ये 2978.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ जीएस का एक बुक फॉलो करते हैं, उस बुक को उसने 2020 में खरीदा हुआ है और वो लगातार उसी बुक को पढ़ते रहते हैं, उसी बुक को रिवाइज करते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट पुराने बुक फॉलो करते हैं, थोड़ा ना इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को देखते हुए पढ़िएगा। इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, चाहे कृषि संबंधित आंकड़े हो, चाहे आपका विद्युत संबंधित आंकड़े हो, चाहे उद्योग संबंधित आंकड़े हो, इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। कहा 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 24.7 मेगावाट थी, जो कि घट करके अभी सितंबर 2023 तक की स्थिति में 2978.70 मेगावाट हो गई है। पहले तापीय क्षमता, जलीय क्षमता और भोरमदेव सह उत्पाद काउंट होता था, लेकिन अब तापीय और जलीय ही काउंट होता है। भोरमदेव सह उत्पाद को भोरमदेव शक्कर को ही ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो अपना बिजली बना करके खुद उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसी से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। राज्य निर्माण के समय, जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, तब उस समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 1360 मेगावाट। ठीक, वर्तमान में सितंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता है 2978.70 मेगावाट। अगर हम बात करें तो राज्य निर्माण से लेकर के सितंबर 2023 तक की स्थिति में 23 वर्षों में राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में 119% की वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, कई बार मेंस आंसर राइटिंग में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अभी तो बात हो गई छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उत्पादन क्षमता की। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आपके पावर प्लांट मौजूद है, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र हो या जल विद्युत संयंत्र हो, उससे हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया। मेगावाट तो हम क्षमता देख चुके हैं, अब एक वित्तीय वर्ष में हमने कितने मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमने 17,984.91 मिलियन टन विद्युत का उत्पादन किया। देखो, अब अभी आप बोलेंगे, बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पढ़ रहे हैं, उसमें आंकड़े बताए जा रहे हैं 2022-23 के। ठीक है, बहुत से लोगों का रहता है एक साल पहले का ही आंकड़ा। देखो, जनरली बहुत से आपके चैप्टर है जिसमें 2023-24 का आंकड़ा बताया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे उसके एक साल पहले 22-23 का आंकड़ा बताया जाता है। और आप बोलेंगे कि सर अभी 2024 चल रहा है तो 2024-25 का आंकड़ा, 2024-25 का आंकड़ा अभी नहीं मिलेगा। ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसके आंकड़े नेक्स्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे। और अभी जो आपका पीएससी प्री एग्जाम होगा
फरवरी मंथ में, जिसका नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आना संभावित है, उसमें आपको यही आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पढ़ने हैं, क्योंकि नया इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में जब बजट पेश होगा तब आएगा। बजट पेश होने के 1 या 2 दिन पहले, उस समय आपको पीएससी, मान लीजिए बजट पेश हुआ उसके 10 दिन बाद आपका पीएससी का एग्जाम है, तो 10 दिन में आप नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ सकते, और एग्जाम पेपर सेट करने वाला भी यह जानता है। इसलिए 1 साल पुराना ही इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 400-500 पन्ने का आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वाला। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य में जो विद्युत संयंत्र मौजूद है उसके द्वारा 17,984.91 मिलियन टन विद्युत का उत्पादन किया गया। अगर हम बात करें तापीय संयंत्रों के माध्यम से, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से 17,709.59 मिलियन टन, मिलियन यूनिट, यहां पे यूनिट है, विद्युत की बात हो रही है, 17,709.59 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ, जबकि जल विद्युत संयंत्रों के माध्यम से 275.32 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। अगर हम बात करें यहां क्षमता को देखिए, हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर, तापीय विद्युत क्षमता के ऊपर। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे हुआ? ताप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, आपका भूतापीय जो आपका जल आता है, भूतापीय जल के माध्यम से, ऐसे अलग अलग आपको ऑप्शन दे सकता है, पवन ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर है, ताप विद्युत संयंत्रों के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ मुख्य बिंदु। वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या। प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या, यहां पर यह आंकड़ा गलत दिया गया है ना, इसको करेक्शन कर लेना, बुक में भी इसे करेक्ट करना। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या है, यह है 61.53 लाख। ये छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या है। अगर इसे एग्जैक्ट यूनिट में हम बात करें तो 61,53,423 लाख विद्युत उपभोक्ता है हमारे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में। यहां पर 4 के बाद 2 आना चाहिए, 43 हो गया, 423 होना चाहिए। तो प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 61,53,423 है, जिसमें से बीपीएल, बिलो दी पावर्टी लाइन, बीपीएल उपभोक्ताओं की जो प्रतिशत है वो है आपका 26.32। इस 61.53 लाख में से 26.32% आपके बीपीएल कनेक्शनधारी है। घरेलू उपभोक्ताओं का प्रतिशत है आपका 54.33%। गैर घरेलू आपके उपभोक्ताओं का प्रतिशत है 6.75%। औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 0.65% और कृषि क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या है 11.16%। प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ता किस क्षेत्र के हैं? घरेलू उपभोक्ता है। ठीक है, गैर घरेलू का मतलब जो कमर्शियल पर्पस से जो आपकी दुकानें होती है, ठीक है, जगह जगह पे जो दुकानें होती है, किराना दुकान या कपड़ों का दुकान, वो आपका कमर्शियल पर्पस के कहलाते हैं, वो है आपके गैर घरेलू। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो वो है आपका 2978.70 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन कितना हुआ 2022-23 में? तो वो है 17,984 मिलियन यूनिट। और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है? यानी कि एक वित्तीय वर्ष में एक छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति के द्वारा कितना विद्युत खपत किया जाता है। ये अगस्त 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है 2044 यूनिट। विद्युत लाइनों की लंबाई की बात करें तो 3,81,259 किलोमीटर सितंबर 2023 तक की स्थिति में। और विद्युत वितरण हानि, इससे तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, यह है 16.14%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता
सबसे पहले है आपका ताप विद्युत गृह, यानी कि वही कोयले के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है, कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म किया जाता है, बॉयलर में मौजूद पानी स्टीम में बदलता है, जिसे हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पश्चिम विस्तार, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ कहीं पर भी आपको एनटीपीसी का नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन केंद्र सरकार के अधिगृहित है, हम यहाँ राज्य सरकार के अधिगृहित आपके ताप विद्युत संयंत्रों की बात कर रहे हैं। तो कोरबा पूर्व फर्स्ट, कोरबा पूर्व सेकंड और कोरबा पूर्व थर्ड, ये सभी के सभी जो है आपके डीकमीशन हो चुके हैं। डीकमीशन होने का कारण भी क्या है, कोरबा पूर्व विद्युत गृह की सभी इकाइयां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, प्रदूषण कर रहे थे। अगर इनका परिचालन वर्ष याद कर सकते तो बढ़िया है। 1958 को कोरबा पूर्व का परिचालन प्रारंभ हुआ, कोरबा पूर्व 2 का परिचालन प्रारंभ हुआ 1966 को, कोरबा 3 का परिचालन प्रारंभ हुआ। इसके 2 यूनिट थे, एक का परिचालन प्रारंभ हुआ था 1976 को और दूसरा का परिचालन प्रारंभ हुआ था 1981 को। अभी वर्तमान में आपके ये नीचे के 4 हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोरबा पश्चिम विस्तार और मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, इतने का ही परिचालन किया जा रहा है। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र जिसका परिचालन वर्ष है 1983-86, ठीक है, इसकी यहां पे जो है 210 मेगावाट के 4 यूनिट मौजूद है। 1983 से लेकर 86 के मध्य इसकी 4 इकाइयां स्थापित की गई है जिनका परिचालन किया जा रहा है। इस प्रकार से हसदेव ताप विद्युत संयंत्र के माध्यम से 840 मेगावाट विद्युत का कुल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, 2007 से इसका परिचालन प्रारंभ किया गया। यहां पे 250 मेगावाट के 2 यूनिट मौजूद है, इसके द्वारा 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोरबा पश्चिम विस्तार 2013 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ, यहां पे 500 मेगावाट की एक इकाई मौजूद है, तो इसकी कुल क्षमता है 500 मेगावाट। और मंडवा ताप विद्युत संयंत्र 2016 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ, यहां पे 500 मेगावाट के 2 यूनिट मौजूद है और इसकी कुल क्षमता है 1000 मेगावाट, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो शुरू के आपके 6 है, ये सभी के सभी कोरबा जिले में स्थित है, जबकि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। परिचालन वर्ष आपको याद रखना है और उसके साथ साथ कितनी इनकी क्षमता है और कितनी क्षमता की कितनी इकाई स्थापित है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जलीय क्षमता, यह जल विद्युत संयंत्र। सबसे पहले मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ वर्ष 1994-95 से, यहां पर 40 मेगावाट के 3 यूनिट मौजूद है, तो इसकी कुल क्षमता है आपकी 120 मेगावाट, ठीक है। तो ये जो आपका मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, इसका परिचालन कब से प्रारंभ हुआ, 1994-95 से। यहां पे 40 मेगावाट के 3 इकाइयां मौजूद है। इस प्रकार से आपका मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, इसकी कुल क्षमता है 120 मेगावाट। गंगरेल जल विद्युत गृह, इसका परिचालन प्रारंभ हुआ 2004 से, यहां पे 2.5 मेगावाट 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट मौजूद है। इस प्रकार से इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 10 मेगावाट। सीकासार परियोजना जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ 2006 से, यहां पे 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है। इस प्रकार से इसकी कुल क्षमता है आपका 7 मेगावाट। कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह, इसका परिचालन वर्ष 2003 और 2009, यहां पे 0.85 के 2 यूनिट मौजूद है। एक यूनिट का परिचालन 2003 से प्रारंभ हुआ, दूसरे यूनिट का परिचालन 2009 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल क्षमता है 1.70 मेगावाट। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश की कुल आपकी जलीय क्षमता है 138.70 मेगावाट, ठीक है। जलीय क्षमता का मतलब डैम में जो पानी एकत्र करके रखा जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। ये आपका मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले में है। गंगरेल जल विद्युत गृह ये आपका धमतरी जिले में है। ये सब आपका बेसिक छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन है। परिचालन वर्ष याद होने चाहिए, कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता ये याद होनी चाहिए। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो वो है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव नदी के ऊपर निर्मित है। उसके बाद आपका अन्य सह उत्पाद,
भोरमदेव सह उत्पाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था वर्ष 2006 से। यहाँ पे 6 मेगावाट का एक यूनिट मौजूद है, कुल क्षमता है 6 मेगावाट। 6 मेगावाट कोजन प्लांट या सह उत्पाद को भोरमदेव शक्कर कारखाना को हस्तांतरित कर दिया गया है, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में काउंट नहीं होता है, क्योंकि अब इसका परिचालन कर रहा है कौन? स्वयं आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना। नेक्स्ट देखिए, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 को हुई। 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। 500 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर मौजूद है। इसका नाम परिवर्तित किया गया था, नाम परिवर्तन की घोषणा की गई 2018 में, और इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। लेकिन आज भी गवर्नमेंट के बहुत से डॉक्यूमेंट में केवल मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का जिक्र मिलता है, और साथ ही साथ आपका कुछ कुछ जगह अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह इसका जिक्र आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हाफ बिजली बिल योजना। हाफ बिजली बिल योजना, इसे पिछली सरकार के द्वारा, यानी कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी उनके कार्यकाल में इस योजना को लागू किया गया था। 1 मार्च 2019 को, वित्तीय वर्ष 2019-20 को यह योजना लागू हुआ था। ये जो योजना है, इस योजना में प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक खपत पर प्रभावशाली दरों के अनुसार बिजली बिल की राशि में आधी राशि छूट के उपरांत बिजली बिल जारी किया जाता है। पहला चीज तो ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। अभी हमने उपभोक्ताओं की श्रेणी देखा। उपभोक्ताओं में आपका घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता, औद्योगिक, कृषक, ये सभी आते हैं। तो ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। उनके बिजली बिल में 400 यूनिट तक के खपत पर उनकी बिजली बिल राशि आधी कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार जो है वो 200 यूनिट बिजली का खपत करता है। 200 यूनिट बिजली यानी कि 400 यूनिट से कम है। यहां पे बात हो रही है 0 से लेकर के 400 यूनिट के मध्य अगर कोई जो है बिजली खपत करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 यूनिट एक परिवार ने बिजली का उपयोग किया, तो उसका बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा, यानी कि केवल 100 यूनिट जो है आपका विद्युत खपत का ही बिजली बिल जुड़ेगा। अभी हमारे यहाँ टैरिफ रेट लगभग 3 रुपए से 4 रुपए के बीच कुछ टैरिफ रेट चल रहा है। 1 यूनिट खपत पर 3 रुपए, 3 रुपए 10 पैसा, 3 रुपए 20 पैसा ऐसा लिया जाता है। तो किसी परिवार ने 0 से लेकर के 400 यूनिट के मध्य, चाहे 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट तक जलाया है, तो उनके बिजली बिल को आधा कर दिया जाएगा। वहीं अगर 400 यूनिट से अधिक हुआ तो उन्हें टैरिफ रेट के अनुसार उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। जैसे अभी ये समझ लीजिए 200 का आधा 100 हो गया, तो इसको 3.5 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 100 का आधा 200 का आधा 100 हो गया। अब किसी ने जो है 500 यूनिट जला लिया, तो इसे हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसे पूरा भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यह है आपका हाफ बिजली बिल योजना, जो कि 1 मार्च 2019 से लागू किया गया। इसमें बीपीएल तथा अन्य घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। बीपीएल लोगों को, देखिए बीपीएल, ये बीपीएल उपभोक्ता क्या होते हैं आगे आपको बताऊंगा। नीचे दिया गया है बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी। बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट विद्युत की छूट मिलती है। ठीक है, और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। एकल बत्ती कनेक्शन धारी, अब ये एकल बत्ती कनेक्शन धारी क्या है, इसको समझने के लिए पहले आप बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन क्या है इसे समझ लीजिए। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना, जिसके लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले बीपीएल कार्डधारी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। अब इसमें 2 वर्ड यूज हुआ है। एक है बीपीएल राशन कार्डधारी, यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोग, उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को, बिजली के भी जो है अलग अलग फेस होते हैं, सिंगल फेस, डबल फेस, 3 फेस, ये जो है आपकी कनेक्शन दिए जाते हैं। तो यहां एकल बत्ती कनेक्शन धारियों की बात की जाती है। और बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें 30 यूनिट विद्युत खपत पर कोई शुल्क नहीं लगता। 30 यूनिट विद्युत खपत पर का मतलब, यानी कि एक परिवार ने जो है 100 यूनिट विद्युत का खपत किया, ठीक है, तो उसमें से 30 यूनिट पर इन्हें कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। 30 यूनिट से जो इन्होंने अतिरिक्त बिजली बिल का उपयोग किया है
उसी पर उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 30 यूनिट विद्युत खपत पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता एकल बत्ती बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को। हमारे प्रदेश में बीपीएल कनेक्शन धारियों की संख्या 16.15 लाख से अधिक है। सितंबर 2023 तक की स्थिति में अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपए फ्लैट रेट मासिक दर से बिजली बिल उपलब्ध कराई जाती है। अब ये 100 रुपए फ्लैट रेट क्या है? दो वर्ड यूज होता है, एक होता है आपका टैरिफ रेट और दूसरा होता है फ्लैट रेट। टैरिफ रेट क्या होता है? इसमें जो है आपके प्रति यूनिट, एक यूनिट विद्युत खपत का एक शुल्क निर्धारित होता है, जैसे कि 3.5 रुपया, 4 रुपया, 4.5 रुपया, ऐसे रेट निर्धारित होता है। अब एक परिवार ने जितने भी यूनिट बिजली का खपत किया, किसी ने 50 यूनिट बिजली का खपत किया तो उसे 50 गुणा 3.5 इतना भुगतान करना पड़ेगा। वहीं फ्लैट रेट में क्या होता है? गवर्नमेंट 100 रुपए का शुल्क निर्धारित करती है एकल बत्ती बीपीएल कनेक्शन धारियों को। उसमें उनको हर महीने केवल 100 रुपए ही देना होगा और उसके बदले में वो कितने भी विद्युत का जो है खपत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से विद्युत का खपत कर रहे हैं। घर में वॉशिंग मशीन भी है, घर में एसी भी चला रहे हैं, घर में मिक्सी भी चला रहे हैं। कुछ कंडीशन होते हैं, 2 बल्ब होने चाहिए, 1 पंखा होना चाहिए, ऐसा कुछ इसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तभी आपका ये फ्लैट रेट में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ऊपर से आपके गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता है, जिसमें फ्लैट रेट से उन्हें टैरिफ रेट से उन्हें फ्लैट रेट में भी बदला जा सकता है। अब हम बात करें हाफ बिजली बिल योजना का। हाफ बिजली बिल योजना में जैसे मैंने बताया बीपीएल एवं अन्य घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें एकल बत्ती कनेक्शन को 30 यूनिट से अधिक विद्युत खपत पर आकलित बिल को आधा किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें एकल बत्ती बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी जिन्हें 30 यूनिट तक उन्हें बिजली बिल में छूट मिलता है, तो 30 यूनिट बिजली बिल में छूट मिला तो इनका कितना हुआ? 70 यूनिट पे इन्हें जो है बिजली बिल अदा करना होगा। लेकिन हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत ये 0 से 400 यूनिट के अंदर भी आ रहे हैं। 70 यूनिट मात्र इन्होंने यूज किया तो इनकी बिजली बिल और आधी हो जाएगी, 70/2, यानी कि मात्र 35 यूनिट का ही भुगतान इनको करना पड़ेगा। दूसरा फ्लैट रेट योजना, 100 रुपए प्रति माह के स्थान पर 50 रुपए प्रति माह। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी जो कि टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें 100 रुपए प्रति माह के स्थान पर 50 रुपए प्रति माह का ही भुगतान करना पड़ेगा। यह है आपका हाफ बिजली बिल योजना। लाभान्वित 43.02 लाख उपभोक्ताओं को 514.73 करोड़ की छूट दी गई सितंबर 2023 तक की स्थिति में। ठीक है, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी के बारे में हम कर चुके डिटेलिंग। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2014-15 से हुई थी। इस ईयर को याद रख लेना। योजना अविद्युतीकृत आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों के मजरे टोले बसाहटों को विद्युतीकृत करना। देखिए, एक होता है गांव और गांव से ही लगे हुए कोई एक गांव है, एक पंचायत है, उस पंचायत से काफी दूरी पर 4-5 घर मौजूद है। वो उस पंचायत का हिस्सा तो है लेकिन उस गांव से काफी दूर 4-5 घर बस मौजूद है, उसे कहा जाता है मजरा या टोला। वहां की आबादी ज्यादा नहीं है, 4 घर, 5 घर, 8 घर, इतने में ही वो जो है आपका इलाका है, तो उसे मजरा या टोला कहा जाता है। तो ऐसे अविद्युतीकृत या आंशिक रूप से विद्युतीकृत मजरे टोले बसाहटों को विद्युतीकरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में चल रही किसी अन्य योजना यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ये सारी की सारी योजना भी जो है मजरा टोला विद्युतीकरण से ही संबंधित है। तो जो इन सब योजनाओं में शामिल नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें जो शामिल नहीं है उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। विशेष इन मजरे टोले बसाहटों के बीपीएल परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी सितंबर 2023 तक की स्थिति में 108 मजरे टोले का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे केवल ईयर से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए,
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये है क्रेडा। इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्रेडा की स्थापना कब हुई? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 25 मई 2001 को क्रेडा की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है रायपुर में। इसका फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, हिंदी में क्रेडा का फुल फॉर्म है। इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई जगह एजेंसी के जगह अथॉरिटी कर देगा, एजेंसी के जगह एसोसिएशन कर देगा, एजेंसी के जगह ऑर्गेनाइजेशन कर देगा। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से लास्ट वाला नेम चेंज कर देता है। तो याद रखना लास्ट में क्या है? एजेंसी है। छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्रेडा का फुल फॉर्म है। उद्देश्य की अगर हम बात करें, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्रेडा का उद्देश्य क्या है? क्रेडा का उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न परियोजना का क्रियान्वयन करना, इस क्रेडा का मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा सा अभी आज के वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में बीच बीच में मैं यहाँ से हट करके कॉर्नर में जा रहा हूँ। उसका कारण है कि कुछ पर्सनल मैसेज और कुछ पर्सनल कॉल आ रहा है। आप सभी को पता था कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, उसे हमने रिकवर तो कर दिया, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर्पज से अभी कुछ और काम हम करवा रहे हैं ताकि आगे चैनल या जीमेल हमारा हैक ना हो। तो कुछ टेक्निकल सपोर्ट टीम से कांटेक्ट में हैं, उनके बीच में कॉल आ जाते हैं, उनके मेल आ जाते हैं, तो उसे हमें थोड़ा समय समय पे चेक करना पड़ता है, क्योंकि चैनल रिकवर होने के बाद भी जीमेल पर सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज आ ही रहे हैं। अभी भी हमारा चैनल तो रिकवर हो गया है, हमने उसको सिक्योर भी कर दिया है, अपने जीमेल आईडी को, यूट्यूब को भी सिक्योर कर दिया है, लेकिन अभी भी सस्पिशियस एक्टिविटी हैज़ बीन डिटेक्टेड का गूगल हमको मेल कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सिक्योरिटी जो है ये ब्रीच हो रही है, उसको थोड़ा सा सिक्योर और करवाना है, इसलिए बीच बीच में कुछ अर्जेंट कॉल आ रहे हैं, तो इसलिए जाना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो क्रेडा का फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, स्थापना कब हुआ उससे क्वेश्चन आएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। अब यहां पर वर्ड यूज हो रहा है गैर परंपरागत। एक होता है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा का मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है, जैसे कि कोयला। कोयले से विद्युत उत्पादन करने के लिए हम कोयले को जलाएंगे, कोयला जल करके राख हो जाएगा, तो उसके बाद कोयला दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है क्या? नहीं लाया जा सकता। कोयले का भंडारण हमारी इस पृथ्वी पे निश्चित मात्रा में है, एक समय के बाद कभी ना कभी कोयले का भंडारण समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि एक बार यूज होने के बाद दोबारा हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसका दूसरा नाम है नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि एक बार उपयोग होने के बाद हम इसे फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। सूरज की किरण सोलर पैनल पर पड़ती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो सूरज की किरण धरती पर सालों साल आती रहेगी। पवन ऊर्जा, पवन जो आपके जो विंड है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जो हवा चलती है, हवा चलने से पवन चक्की की ब्लेड घूमती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो सालों साल हवा धरती पर चलती रहेगी और उससे पवन चक्की को हम घुमा करके विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजना का क्रियान्वयन करता है क्रेडा। ये मुख्य रूप से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर ही कार्य करता है। अक्षय ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित, समाप्त न होने वाले, पर्यावरण अनुकूल, गैर जीवाश्म संसाधनों से उत्पन्न जो ऊर्जा है, ये अक्षय ऊर्जा कहलाता है। पुनर्जीवित यानी कि हम बार बार जो है उस ऊर्जा को रिन्यू कर सकते हैं। समाप्त न होने वाले, सूरज की रोशनी कभी समाप्त नहीं होगी, पवन कभी समाप्त नहीं होगा। पर्यावरण के अनुकूल, जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे धुआं उत्पन्न होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, लेकिन सूरज की रोशनी से पर्यावरण प्रदूषित होता है क्या? नहीं होता। हवा से पर्यावरण प्रदूषित होता है क्या? नहीं होता। तो ये पर्यावरण अनुकूल होते हैं, अक्षय ऊर्जा। गैर जीवाश्म संसाधन, जैसे कि कोयला क्या है? जीवाश्म संसाधन। पेट्रोल, डीजल, डीजल से भी जनरेटर जो चलता है, जनरेटर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये भी क्या है? जीवाश्म है। तो यहां गैर जीवाश्म संसाधनों की बात हो रही है, यानी कि जीवाश्म से हटकर ऐसी ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। अगर हम क्षमता की बात करें
तो 18.70 मेगावाट बिजली उपयोग की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है क्रेडा के द्वारा सितंबर 2023 तक की स्थिति में। हमारे प्रदेश में 18.70 मेगावाट बिजली का उपयोग आपका जो किया जा रहा है, ये अक्षय ऊर्जा क्षमता है छत्तीसगढ़ का, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से, सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, ऐसे स्रोतों के माध्यम से स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करें तो 2023-24 में 836 सौर संयंत्र स्थापित किए गए थे और 2002 से 2022-23 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में 32,222 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगर हम कार्यक्रम वितरण की बात करें तो क्रेडा के वर्ष 2023-24 के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण, सबसे पहले सौर सुजला योजना, ये जो है आपके अक्षय क्रेडा के अंतर्गत ही ये योजना चलाई जा रही है। इंदिरा गांव गंगा योजना, सौर आधारित विभिन्न योजना, बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, सौर आदर्श ग्राम योजना, ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम। तो इसको भी थोड़ा याद रखना कि क्रेडा के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाओं को चलाया जा रहा है। सौर सुजला योजना, इंदिरा गांव गंगा योजना, आपका सौर आधारित विभिन्न योजना, बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, सौर आदर्श ग्राम योजना, ऊर्जा शिक्षा उद्यान और ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम। कुल 7 कार्यक्रम का विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांव गंगा योजना, जो भी हमने देखा क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। सौर प्रणाली के माध्यम से नदी एवं एनीकटों में उपलब्ध जल से तालाबों को भरे जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामों के निकट स्थित नदी एनीकट में उपलब्ध जल के निकट 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप स्थापित कर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से ग्राम में स्थित तालाबों को भरे जाएंगे। अब देखिए, इंदिरा गांव गंगा योजना, ये जल को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो समीप में जो नदी है या एनीकट है उसके जल को गांव के समीप मौजूद तालाब में ट्रांसफर करना। लेकिन इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? ये कर रहा है क्रेडा, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग पर जोर देता है। तो यहां पर जो पानी को ट्रांसफर करने के लिए जो पंप लगाया जा रहा है वो कौन से पंप है? सोलर पंप है, यानी कि पंप जो कि सूरज की ऊर्जा से चलेंगे। तो यहाँ पे 10 HP के सोलर पंप लगाए जाते हैं इंदिरा गांव गंगा योजना के अंतर्गत जल को ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा है सौर आदर्श ग्राम योजना। सौर आदर्श ग्राम योजना, इसका भी क्रियान्वयन क्रेडा के अंतर्गत होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का यह एक हिस्सा है। इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के प्रत्येक जिलों में चयनित ग्रामों में योजना के अंतर्गत प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कर विभिन्न प्रयोजनाओं हेतु विद्युत व्यवस्था प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। सुविधा, रहवासियों को सामुदायिक प्रयोजन हेतु सभी समय बिजली की नियमित आपूर्ति होगी, जिससे जन सामान्य को किसी भी कार्य में बिजली के नियमितता न होने से रुकावट मिलेगी। यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी। ये सीधे साधारण शब्दों में है। यहाँ पे ना जितने भी चीजें लिखी हुई है ये बुक के टेक्निकल वर्ड है। ये सभी चीजों को रीड करने के बाद जो लास्ट में आपको साधारण चीजें बताता हूं, जैसे कि इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिख तो दिया है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें प्रत्येक चयनित ग्रामों के अंतर्गत प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कर प्रयोजन हेतु विद्युत व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इसका क्रियान्वयन अक्षय आपका क्रेडा कर रहा है। क्रेडा जो कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल के माध्यम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार। परिवहन रेलवे के अलावा, ठीक है, ट्रेन के अलावा, रेल के अलावा परिवहन का छत्तीसगढ़ के GSDP में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 स्थिर कीमतों पर है 7,94,708 लाख रुपए की भागीदारी है परिवहन की। अगर इसमें हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.65% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर हिस्सा की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में परिवहन की भागीदारी 2.63% की है। सड़कों की लंबाई, दिसंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे
राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3526 किलोमीटर। स्टेट हाईवे राज्य मार्ग की लंबाई है 4137 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट हाईवे इसकी लंबाई है 11581 किलोमीटर। ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई है 15521 किलोमीटर। सबको टोटल करेंगे तो 34765 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई है। तो प्रश्न पूछा जाएगा दिसंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 34,765 किलोमीटर। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? इसको अलग से याद रखना, 3,526 किलोमीटर। स्टेट हाईवे राज्य मार्ग की लंबाई कितनी है? ये है आपका 4,137 किलोमीटर। इनको कम से कम याद रखना। डिस्ट्रिक्ट हाईवे और ये आपका ग्रामीण सड़कों को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। इसे भी पिछली सरकार के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था 19 जून 2020 को। इसके डेट से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों को 12 सड़कों से जोड़ना। 12 सड़कों का मतलब 12 माह, यानी कि एक साल में 12 माह होते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र है जब जो कि मानसून जब आता है, जब वर्षा ऋतु आता है, भारी वर्षा के कारण बहुत सारी सड़कें जलमग्न हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी में रुकावट आ जाता है, सड़कें पानी के अंदर चले जाती है। तो ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के द्वारा, जो कि 12 उसमें आवागमन हो सके, उसमें किसी भी मौसम का, किसी भी ऋतुओं का उस पर प्रभाव ना पड़े। तो प्रदेश के सभी शासकीय भवन, ये ठीक है, और सभी सार्वजनिक स्थलों को इससे जोड़ा जाएगा। शासकीय भवन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, ठीक है, और सार्वजनिक स्थल जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इन्हें 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश भर के सभी शासकीय शालाओं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क द्वारा नहीं जुड़ी हुई है, वे सभी पक्के एवं 12 मार्ग से जोड़े जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के में योजना अंतर्गत आपका 1369 मार्गों में से 69 का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1300 का काम अभी बाकी है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। इसके डेट से एग्जाम में क्वेश्चन आया है और इसका उद्देश्य क्या है इसे भी याद रखना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत 2281 मार्गों में से 1596 कार्य पूर्ण किए गए थे। ठीक, अब कुछ मिसलेनियस है, उस मिसलेनियस फैक्ट को भी याद रखिएगा। क्रेडा के द्वारा परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय आम जनता व बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उद्देश्य से 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा एवं दुर्ग में स्थापित किए गए हैं। क्रेडा के द्वारा आम जनता को परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में जानकारी देने के लिए 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान स्थापित किए गए। और ये 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान कहां पर है? एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा राजनांदगांव, चौथा कबीरधाम, 5वां बस्तर, 6वां जांजगीर चांपा और 7वां दुर्ग। इन 7 स्थानों में स्थापित किए गए हैं। जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत पहुंच विहीन गांवों तक सड़क पुलों का निर्माण कर आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। जवाहर सेतु योजना क्या है पूछा जाएगा, तो जवाहर सेतु योजना जो कि ऐसे गांव जो कि पहुंच विहीन है, जो कि जिसकी कनेक्टिविटी सही नहीं है, उनके सड़कों को पुलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जैसे क्या होता है, 2 गांवों के मध्य बीच में एक नदी होता है, तो उस कारण से उनके मध्य कनेक्टिविटी नहीं होता, तो सड़कों के निर्माण के साथ साथ वहां पे पुलों का निर्माण किया जाएगा जवाहर सेतु योजना के माध्यम से। इसका उद्देश्य बस याद रखना। सितंबर 2023 तक की स्थिति में कुल 5,32,630 कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जाकृत किया गया है। 2023-24 में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 56,000 पंपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको एक थोड़ा सा आंकड़ा अलग से दिया गया है, इस मिसलेनियस में इसको याद रखना है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत गृह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह सितंबर 2023 तक देश भर में ताप विद्युत गृहों आपका औसत PLF 68.28 की तुलना में
82.67 PLF अर्जित किया, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक और देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृहों में उक्त अवधि में द्वितीय स्थान होने का कीर्तिमान है। ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन है, उसकी जो विद्युत हानि है उसके आंकड़े के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ देश के जो 33 पावर जनरेशन कंपनी है उसमें सेकंड स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना वाला टॉपिक होता है। एंड किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।